बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है डिस्कस किया था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। तो आज जो है हम बात करेंगे उसके आगे वाले टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है? हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, सेल्स के बारे में पढ़ा था, टिश्यूज़ के बारे में, फिर ऑर्गेनिजम्स के बारे में कंप्लीट, मतलब हमने स्टडी की थी लेवल्स को। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है। देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है? कंसिस्ट ऑन सिंगल सेल, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक सेल पर कंसिस्ट होते हैं। आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का, या लाइक बैक्टीरिया, पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना एटसेट्रा। तो ये तमाम के तमाम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर बेसिकली आपने देखें ये सुना है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल, बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल कंप्लीट सेल एक ऑर्गेनिज्म क्यों कहलाता है? क्योंकि एक सेल जो है वो तमाम के तमाम एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करता है, जो कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए काफ़ी होती हैं। वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ जो है वो एक सेल परफॉर्म कर देता है। तो इसलिए एक सेलुलर लेवल पर जो है एक ऑर्गेनिज्म कहलाया जाता है। ठीक है, तो हमने जो बात की यहाँ पर कि दे कंसिस्ट ओनली ऑन सिंगल सेल, यानी कि ये सिर्फ एक सेल पर कंसिस्ट होते हैं। उसके अलावा तमाम एक्टिविटीज़ एक ही सेल के अंदर तमाम एक्टिविटीज़ होती है, लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ डिवीजन। ठीक है, यानी क्या करते हैं, ये अब एक ही सेल जो है तमाम काम कर रहा होता है अपनी पूरी बॉडी के लिए, यानी पूरे सेल के लिए तमाम काम वो खुद कर रहा होता है। रेस्पिरेशन भी होती है उसमें, डाइजेशन भी होती है, एक्सक्रीशन भी हो रही होती है, और इसके अलावा वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय मीन्स ऑफ डिवीजन, यानी डिवीजन के तौर पे, डिवीजन के जरिए से वो रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं आपके पास? इतने खास कोई इतना मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ईजी से टॉपिक्स है ये, सिर्फ आपने इनको मेमोराइज करना है। बैक्टीरिया है हमारे पास एग्जाम्पल में, अमीबा है, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये तमाम के तमाम जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उसके बाद सेकंड टॉपिक है हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है? होते तो ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मगर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक ग्रुप की शक्ल में एक साथ रहते हैं। एक जैसे ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक जैसे सेल्स जो हैं वो एक साथ एक कॉलोनी बना के, एक ग्रुप बना के रहते हैं। मगर इनमें क्या होता है, दे डू नॉट हैव डिवीजन ऑफ लेबर, यानी किसी किस्म की डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। मतलब हर सेल ने अपना खुद की, हर सेल जो है अपनी खुद की इंडिपेंडेंट एक लाइफ गुजारता है, अपनी खुद की लाइफ गुजारा होता है वो, और वो तमाम के तमाम अपने लिए जितने भी उसके फंक्शंस होते हैं, जितनी भी उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो खुद परफॉर्म करता है। वो किसी दूसरे सेल के ऊपर अपनी किसी एक्टिविटी या किसी फंक्शन के लिए डिपेंड नहीं करता है। ये तमाम के तमाम जो सेल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, मगर ये सिर्फ और सिर्फ एक जैसे सेल्स होते हैं और एक कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं। इसके आगे एग्जाम्पल दी हुई है आपको। एग्जाम्पल क्या है इसकी? एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है वॉलवॉक्स। ठीक है, आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल दी हुई है वॉलवॉक्स की। अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे वॉलवॉक्स के बारे में। ठीक, उसके बाद थर्ड आपके पास टॉपिक है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का। मल्टी सेलुलर यानी कि मल्टी नाम से ही बदल गया, मल्टी यानी कि एक से ज़्यादा। तो ये जो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है ये एक से ज़्यादा सेल्स पर कंसिस्ट होते हैं। ठीक है, और क्या होता है ये, इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर भी होती है। अगर आप झांक के देखेंगे एक बॉडी के अंदर, फॉर एग्जांपल आप किसी एनिमल के अंदर झांक के देख लें, या किसी इंसान की बॉडी के अंदर झांक के देखते हैं अगर आप, तो आप देखेंगे उसके अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स आपको नजर आएंगे। लाइक आपकी जो एयर है, जो हमारा कान है, इसके सेल्स डिफरेंट होंगे, हमारी आइज़ के सेल्स डिफरेंट है, हमारी जो स्किन के सेल्स डिफरेंट है, हमारे हार्ट के सेल्स डिफरेंट है। मतलब हर तरह के जो हमारे सेल्स हैं, मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, वो सबके अपने अपने खास फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि एक से ज़्यादा मुख्तलिफ टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक, और सबके अपने अपने खास फंक्शंस होते हैं। इसके एग्जांपल्स में क्या है, फ्रॉग दिया हुआ है आपको, मस्टर्ड प्लांट है, और भी बहुत सारी कैट, डॉग वगैरह इसकी सारी एग्जांपल्स में आ सकते हैं। उसके बाद देखें मल्टी सेलुलर के एग्जांपल में मस्टर्ड प्लांट दिया हुआ, और आपकी बुक में भी यही टॉपिक है। उसके बाद मस्टर्ड प्लांट मैंने यहाँ लिख दिया इसको। मस्टर्ड प्लांट यानी कि देखें, आपने नाम सुना होगा सरसों का पौधा। ठीक, तो साइंटिफिक नेम इसका क्या होता है? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस इसका साइंटिफिक नेम है। अच्छा, साइंटिफिक नेम देखें लिखने में इसके एक खास तरीकाकार होता है। ये जो इसका फर्स्ट वर्ड है इसकी जीनस को शो करता है। ठीक है, और ये जो लास्ट सेकंड वाला वर्ड होता है इसकी स्पीशी को शो करता है। ये इट शोज इज स्पीशी। ये जो फर्स्ट वर्ड है ये कैपिटल से स्टार्ट होगा, और जो इसकी स्पीशी वाला जो वर्ड स्टार्ट होता है वो स्मॉल से स्टार्ट होता है। ठीक है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस इसका साइंटिफिक नेम है। मस्टर्ड प्लांट का इसका लोकल नेम जो है वो सरसों, यानी आमतौर पर लोकली इलाकाई लोग जो इसको सरसों के नाम से कहते हैं, और कॉमन नेम जो है इसका मस्टर्ड प्लांट, इंग्लिश में इसका नाम जो है वो मस्टर्ड प्लांट है। कल्टीवेशन इसका कौन सा सीजन है, यानी कब उगाया जाता है? ये विंटर सीजन, यानी कि सर्दियों के मौसम में उगाया जाता है। साइज़ क्या होता है इसके प्लांट का? साइज़ जो है 1 मीटर से 1.5 मीटर तक होता है। ठीक है, इसके पार्ट्स, इसकी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एक वो पार्ट जो कि एक पार्ट को वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं हम, और दूसरे को रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? वो पार्ट जिसमें फ्लावर है और जिसमें जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है, और वेजिटेटिव पार्ट जो कि
रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेता। रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फर्दर 3 इसकी मेन चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर, रूट, स्टेम एंड लीव्स, यानी कि वो पार्ट जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे वो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, और वो पार्ट जो रिप्रोडक्शन के लिए हिस्सा लेते हैं उनको कहते हैं हम रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक, इसके बाद यूजेस क्या है इसके यूजेस, मस्टर्ड प्लांट के यूजेस देखें, इसको फूड के तौर पे, इसकी वेजिटेबल्स के तौर पे इसकी जो है लीव्स का इस्तेमाल किया जाता है। वेजिटेबल्स के तौर पे इसके लीव्स को हम खाने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा सीड से जो है ऑयल एक्सट्रैक्शन, यानी कि इसके बीजों से जो है वो तेल निकाला जाता है, सरसों का तेल, जो बहुत ज़्यादा पकाने वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होता है, और भी दीगर इस्तेमाल होते हैं इसके। तो ये सीड इसके यूज़ होते हैं। अच्छा, लीव्स आर यूज एज वेजिटेबल, यानी फूड के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। वेजिटेबल और फ्रूट में थोड़ा सा फ़र्क होता है, ये बात आप थोड़ा जहन में रखिएगा अपने। लीव्स बेसिकली जो है वो पार्ट्स होते हैं जो कि वेजिटेटिव पार्ट्स से ग्रो करते हैं, यानी कि ठीक है ना, यानी कि अगर हम बात करते हैं फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स जो है वो पार्ट होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये प्लांट का फ्लावर अगर आप देखेंगे तो उसको अगर आप ओपन करेंगे तो आपको नजर आएगा उसके अंदर इस तरह का हिस्सा होता है। इस हिस्से को कहते हैं स्टिग्मा। फ्लावर क्योंकि रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके अंदर ये हिस्सा होता है, ये स्टाइल कहलाता है इसका, और ये पॉइंट इसका कहलाता है ओवरी। तो ये जो ओवरी है ना, इससे जो भी चीज़ ग्रो करती है जो फूड के तौर पर इस्तेमाल होती है उसे हम फ्रूट कहते हैं। लाइक टोमेटो जो है वो भी एक फ्रूट है, ठीक है, वो एक वेजिटेबल नहीं है। इसी तरीके से ब्रिंजल भी जो है वो ओवरी से ग्रो करती है, इसलिए ब्रिंजल भी जो है एक फ्रूट है, वो एक सब्जी नहीं है, वेजिटेबल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ उसको सब्जी कहा जाता है, लेकिन वो वेजिटेबल है। बेसिकली वो एक वेजिटेबल नहीं है, सॉरी, वो एक फ्रूट है। ठीक, इसी तरीके से टोमेटो वगैरह जो है आपका ये स्टेम है। टोमेटो तो आपको पता है क्योंकि टोमेटो जो है वो पोटैटो जो है आपका स्टेम है, वो ग्राउंड के अंदर जो है ग्रो करता है। ठीक, कैरेट है आपके पास, रेडिश, ये तमाम जो है आपके एग्जाम्पल्स हो गई स्टेम की, जो कि अंडरग्राउंड वो करती है, मतलब ग्रोथ करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अब फ्रॉग आपने लैब में भी बहुत ज़्यादा देखा होगा, वैसे भी बारिश के मौसम में आपको फ्रॉग्स काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं। तो फ्रॉग जो है साइंटिफिक नेम फ्रॉग का जो है वो है राना टिग्रीना। अगेन मैंने आपको ये यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, देखें, ये जो फर्स्ट नेम है ये शो करता है जीनस को, एंड सेकंड वन इज द इट शोज स्पीशी। ठीक है, तो राना टिग्रीना ये जो है फ्रॉग का साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम है। उसके बाद हैबिटेट क्या है इसकी, देखें, लिव इन वाटर एंड ऑन लैंड। एम्फीबियन क्लास एम्फीबियन से ताल्लुक है फ्रॉग का, क्योंकि ये ड्यूअल नेचर का होता है, ये पानी और खुश्की दोनों पे रह सकता है, इसलिए इसे एम्फीबियन कहते हैं। एम्फीबियन मीन्स ड्यूअल लाइफ। ठीक है, तो ये पानी और खुश्की दोनों में पाया जाता है। बेसिकली ये उस जगह पे पाया जाता है जहाँ पे पानी के करीब करीब के इलाके में पाया जाता है। ठीक है, इसकी बॉडी जो है वो हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, यानी हेड और ट्रंक में, क्योंकि फ्रॉग की कोई नेक नहीं होती। ठीक है, और इसके अलावा फूड जो है ये स्मॉल इंसेक्ट्स पर फीड करता है, स्मॉल इंसेक्ट्स को खाता है। ऑर्गन सिस्टम, अगर आप एक फ्रॉग को जब आप देखते हैं, डायसेक्ट करते हैं, आपने लैब में भी देखा होगा, आपके पास बहुत सारे सिस्टम्स के फ्रॉग्स रखे होते हैं, उनके अंदर डिफरेंट सिस्टम्स जो है वो आपको मतलब दिखाए जाते हैं, शो करवाए जाते हैं, जो आप प्रैक्टिकल्स भी करते हैं। तो अगर हम अपनी पिछले प्रीवियस लेक्चर की तरफ देखेंगे तो आपको इस बात में मैंने कहा था कि आप एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जब आप झांकते हैं, देखते हैं, उसके अंदर तो आपको मुख्तलिफ सेल्स से मिले हुए टिश्यूज़ और उन डिफरेंट टिश्यूज़ के साथ बने हुए डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स नजर आते हैं बाकायदा। तो ये वही चीज़ है कि ऑर्गन सिस्टम जो है इसके अंदर डिफरेंट टाइप के आपको नजर आएंगे, और जो ऑब्वियसली डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं तो डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो डिफरेंट टिश्यूज से मिलकर बने होंगे। ठीक है, और जो है ये कहाँ रहते हैं, डिशेस के पास रहते हैं, यानी कि लेक्स, झील वगैरह के पास, या पॉन्ड्स वगैरह के पास, या नहरों में, या नहरों के करीब, या फिर जो है ऐसी जगह पे जहाँ पे ठहरा हुआ पानी होता है, या स्लो मूविंग वाटर के पास भी ये पाए जाते हैं। सेकेंड हमारे पास टॉपिक है अमीबा का। अमीबा जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, यानी एक सेल पर कंसिस्ट है। ठीक, और फाउंड इन मड एंड शेलो पॉन्ड्स एंड इन स्टैग्नेंट वाटर, यानी कि आपको जो है तह में मिलेगा पानी की। ठीक है, और कहाँ मिलेगा, ठहरे हुए पानी के अंदर मिल जाएगा ये। ठीक, इसका साइज जो है 0.25 mm होता है, यानी मिलीमीटर। शेप जो है इसकी अमीबा की कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, परमानेंट शेप नहीं है, इरेगुलर शेप है। इस तरह से आपको मिल जाएगा अमीबा, यानी किसी भी शेप में आपको अमीबा नजर आ जाएगा। ठीक, और साइटोप्लाज्म जो है इसका जो साइटोप्लाज्म है वो डिफरेंशिएट होता है 2 पार्ट्स के अंदर। इसका आउटर जो साइटोप्लाज्म का हिस्सा होता है जो कि कलरलेस ट्रांसपेरेंट होता है, इसको कहते हैं जेल। ठीक है, क्योंकि जेली लाइक होता है ये।
और थोड़ा सा थिक भी होता है, और जो इनर पार्ट है इसका वो सॉल्यूशन टाइप का होता है, इसको इसलिए सॉल्व कहते हैं, और ये कलर्ड होता है, थोड़ा सा डार्क कलर का होता है। इसके साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेल्स डिफरेंट आपको नजर आएंगे, न्यूक्लियस है, फूड वैक्यूल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स एटसेट्रा। इसके अलावा इसमें जो है यानी जब मूवमेंट करनी होती है तो मूवमेंट के लिए इसके पास फॉल्स फीड होते हैं, स्यूडोपोडिया इसको कहते हैं, यानी कि अपनी ये प्रोजेक्शन से इस तरीके से इसका जैसे एक सपोज यहाँ पर ये एक अमीबा है, ये अपनी प्रोजेक्शंस को इस तरह से उभार ले आता है मतलब, और ये अब जब इसको फूड चाहिए होती है तो ये इस तरीके से अपनी प्रोजेक्शंस को आगे लेके जाता है और अपने फूड को आहिस्ता आहिस्ता करके कैप्चर कर लेता है इस तरीके से। ये तो ये अमीबा के कोई रियल फीड्स तो नहीं होते, लेकिन फॉल्स फीड होते हैं जो कि इसके साइटोप्लाज्म की मूवमेंट की वजह से बनते हैं, जब इसे कोई मूवमेंट शो करनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स की अभी हमने एग्जाम्पल देखी थी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो वॉलवॉक्स जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन इसका पॉलीफाइलेटिक है, यानी कि मैनी एंसेस्टर्स। इसका कंफर्म अब तक नहीं है कि कौन से एंसेस्टर्स से, यानी कहाँ से इवॉल्व हुआ है ये। इसके बारे में यही कहा जाता है कि बहुत सारे इसके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, तो इसलिए मैनी एंसेस्टर्स लिखा हुआ है। पॉलीफाइलेटिक का मतलब यही होता है। ये एक कॉलोनीज की शक्ल में नजर आएंगे आपको, और एक जैसे सेल्स मिलके, यानी कि वॉलवॉक्स के सेल्स जो है एक साथ आपको एक कॉलोनी के अंदर तकरीबन 50,000 तक की नजर आएंगे, 50,000 तक के सेल्स नजर आएंगे एक कॉलोनी के अंदर। फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। और हर सेल के अंदर 2 फ्लैजिला होते हैं। ये सपोज करें कि ये इस तरह का एक सेल है और ये इसके 2 फ्लैजिला इस तरह से फ्लैजिला होंगे। तो फ्लैजिला जो है वो मूवमेंट में इसको हेल्प करता है, जो वाटर को बीट करेगा और इसको बॉडी को आगे की तरफ मूव करने में मदद देगा, ठीक है। क्लोरोफिल होता है इसके अंदर, क्लोरोफिल होता है, तो ये अपनी क्लोरोफिल की वजह से जो है फूड खुद बना सकते हैं अपनी फूड। उसके अलावा क्या है, ये हार्मफुल नहीं होते इंसानों के लिए, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचाते इंसानों को। ये पहले इन्हें कहा जाता था ग्रीन अलजी। तो हमारा आज का टॉपिक जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 1 हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वाइंड अप हो चुका है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।